वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स। आज हम लोग ट्रांसपायरेशन पढ़ेंगे। ट्रांसपायरेशन को हिंदी में वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ट्रांसपायरेशन इज़ बेसिकली लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स एज वाटर वेपर्स। जब किसी पौधे से जल का ह्रास होता है, जल निकलता है वाष्प के रूप में, तो उसको हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। ये कहा जाता है कि एक नेसेसरी इविल है। इसको नेसेसरी इविल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आवश्यक भी है लेकिन नुकसानदायक भी है। तो इसके बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स हैं। बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स उसकी एसेंट ऑफ सैप में, रसारोहण में, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल सॉल्ट्स में, and in the regulation of the temperature of the plant। ये सारे इसके बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स होते हैं। और इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ये होते हैं कि इसमें अननेसेसरीली जल का लॉस होता है ड्यू टू ट्रांसपायरेशन। देयर इज़ अ प्रेशर ऑन द प्लांट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो पौधे में एक प्रेशर होता है कि नहीं, आपको रूट से पानी को अवशोषित करना है। क्यों? क्योंकि कुछ जल को वाष्पोत्सर्जित भी करना पड़ेगा। इसलिए अननेसेसरीली अंडरग्राउंड वाटर जो है वो रूट्स लेती हैं। तो इसके दोनों बेनिफिशियल और हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो गए। नाउ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांसपायरेशन इज़ देयर? There are basically three types of transpiration. First is the lenticular transpiration, जो कि lenticels प्रेजेंट होती हैं प्लांट के अंदर। उसके स्टेम्स के ऊपर कुछ ऐसे ओपनिंग्स होती हैं जिनको कि लेंटिसेल्स कहते हैं या और इस ट्रांसपायरेशन को लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन कहते हैं। लेकिन ये 0.1 से 1% तक ही लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन होता है। तो ये इससे होने वाला लॉस बहुत कम होता है और इससे बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदा भी नहीं होता है। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ ट्रांसपायरेशन इज़ द क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। दिस ट्रांसपायरेशन occurs from the general body surface of the plant. There is a layer called cuticle, अधिचर्म कहलाती है, उपचर्म कहलाती है, जिसको कि हिंदी में उपचर्म कहते हैं। लेकिन इस क्यूटिकल के अंदर छोटी छोटी दरारें होती हैं। कहीं पे वो पतली होती हैं, कहीं पे वो मोटी होती हैं। तो जहाँ पर वो पतली होती है उस जगह से 10 to 20% ट्रांसपायरेशन, क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन होता है। लेकिन ये बहुत मैक्सिमम जो ट्रांसपायरेशन है वो 10 to 20% होता है। लेकिन नॉर्मली इट इज़ 9 to 10% ट्रांसपायरेशन। तो देखा जाए तो क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन भी बहुत कम होता है एज़ कंपेयर टू द थर्ड वन विच इज़ द स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन या रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। पौधे में होने वाले जो जल की कमी होती है उसका 80 to 90% ट्रांसपायरेशन स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन या रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन होता है। नाउ व्हाट आर स्टोमेटा? स्टोमेटा छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं, हम अच्छी तरीके से जानते हैं। पत्तियां जो होती हैं उनकी कुछ पौधों में अपर सरफेस पे, कुछ पौधों में लोअर सरफेस पे, कुछ पौधों में दोनों सरफेसेस पर स्टोमेटा पाए जाते हैं। समटाइम्स दे आर ऑल्सो फाउंड ऑन दी ग्रीन स्टेम्स ऑल्सो। तो दीज आर सर्टेन ओपनिंग्स जिनके नीचे जो सब स्टोमेटल चैम्बर होता है उस सब स्टोमेटल चैम्बर में वाटर वेपर्स के फॉर्म में होती है। और इन स्टोमेटा में 2 सेल्स होती हैं जिनको कि गार्ड सेल्स कहते हैं। और इन गार्ड सेल्स के बाहर की तरफ सब्सिडरी सेल्स पाई जाती हैं। तो ये जो गार्ड सेल्स हैं, वी सी द स्ट्रक्चर ऑफ गार्ड सेल। इसमें हमको अंदर की तरफ थिक वॉल दिखाई दे रही है
और बाहर की तरफ थिन वॉल दिखाई दे रही है। दिस इज़ थिन वॉल, दिस इज़ थिन वॉल एंड दिस इज़ द थिक वॉल। और इसके अलावा इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, कुछ सेलुलर थिकनिंग्स पाई जाती हैं इसके अंदर, माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं जो बने हुए होते हैं। तो दो बीन शेप्ड सेल्स जिन गार्ड सेल्स हैं, जब पानी इनके अंदर प्रवेश करता है तो ये गार्ड सेल्स फूल जाती हैं और फूलने के बाद ये तनाव की अवस्था में आ जाती हैं। गार्ड सेल्स को अगर हम देखें तो ये स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स होती हैं। अब जब स्टोमेटा को बंद होना होता है तो क्या होता है कि इन गार्ड सेल्स के अंदर टर्गर प्रेशर कम हो जाता है, और जब इनका टर्गर प्रेशर कम होता है तो ये कैसे सिकुड़ी हुई या फ्लैसिड स्टेट में आ जाती हैं, या हम दूसरे शब्दों में कहें तो इनके जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर या वैक्यूल्स हैं उनके अंदर पानी कम होता है। पानी कम है इसलिए टर्गर प्रेशर उसका ज़ीरो है। जब वो सिकुड़ जाएगा, फ्लैसिड स्टेट में हो जाएगा, तो बाहर वाली जो वॉल है वो वॉल बाहर की तरफ खींचेगी नहीं, और बाहर की तरफ नहीं खींचेगी तो अंदर वाली वॉल को भी नहीं खींचेगी। लेकिन जब स्टोमेटा को खुलना होता है तो गार्ड सेल्स का ऑस्मोटिक प्रेशर टर्गर प्रेशर गार्ड सेल्स का ज़्यादा हो जाता है। इनका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा गार्ड सेल्स का, जिसके कारण सब्सिडरी सेल से और आसपास की दूसरी कोशिकाओं से जल गार्ड सेल्स में प्रवेश करेगा। जब जल गार्ड सेल्स में प्रवेश करेगा तो वो टर्जिड स्टेट में आ जाएंगी। जब वो टर्जिड स्टेट में आ जाएंगी या स्फीत अवस्था में आ जाएंगी तो उनका टर्गर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। इनका टर्गर प्रेशर ज़्यादा होगा तो इसकी जो भित्तियाँ हैं, बाहर की पतली वाली भित्ती है, उस पर एक तनाव होगा जो बाहर की तरफ खींचेगा उसको। पानी जहाँ से वो पतला होगा उसकी तरफ ज़्यादा पानी का डायरेक्शन होगा, तो आउटर वॉल जो होगी वो बाहर की तरफ पुश हो जाएगी और इनर वॉल जो होगी वो भी बाहर की तरफ पुल कर दी जाएगी, खींच दी जाएगी टर्गर प्रेशर के कारण, और स्टोमेटा खुल जाएगा। सो दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। नाउ देयर आर सर्टेन hypotheses which were given by various scientists for showing the mechanism of opening and closing of stomata. वॉन मोल ने 1857 में एक हाइपोथेसिस दी, एंड दिस वाज द थ्योरी ऑफ फोटोसिंथेसिस इन गार्ड सेल्स। दिन में और रात में क्या होता है आखिर गार्ड सेल के अंदर, जिसके कारण स्टोमेटा खुल जाते हैं और स्टोमेटा रात में बंद हो जाते हैं। लाइट में क्या होता है कि गार्ड सेल्स के अंदर वो ये बताते हैं कि फोटोसिंथेसिस होता है। जब फोटोसिंथेसिस होता है तो एज ए रिज़ल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस शुगर्स बनती हैं। ये शुगर्स गार्ड सेल के ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज़ कर देती हैं। क्यों इंक्रीज़ कर देती हैं? क्योंकि शुगर जो होता है वो गार्ड सेल के अंदर उपस्थित जल के साथ में जल में घुलनशील होता है। जब वो उसके अंदर सॉल्युबल होता है तो इट विल इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ गार्ड सेल एंड द सॉल्यूशन, whatever solution is present in the cell will become concentrated. Hence the osmotic pressure of the guard cell increases. जब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा तो एंडोस्मोसिस होगा, अंतः
परासरण होगा, जल अंदर आ जाएगा। द वाटर विल एंटर फ्रॉम सब्सिडरी सेल्स टू द गार्ड सेल। जैसे जैसे जल प्रवेश करेगा, टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल विल इंक्रीज। जब टर्जिडिटी बढ़ जाएगी तो गार्ड सेल बाहर की तरफ पुल होंगी और स्टोमेटा खुल जाएंगे। वेयर इज एन डार्क फोटोसिंथेसिस होगा नहीं। जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो शुगर्स नहीं बनेंगी, रादर शुगर्स जो होंगी वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएंगी। एंड स्टार्च बीइंग इनसॉल्युबल इन वाटर makes the solution present in the guard cell diluted. Starch synthesis, sugar synthesis decrease हो जाएगा, dilute हो जाएगा, osmotic pressure of the guard cell will decrease, as a result of which water from guard cell goes out to the subsidiary cells. Thus the exosmosis takes place. बाह्य परासरण होता है। जब बाह्य परासरण होता है, जब गार्ड सेल में से पानी निकल जाता है तो गार्ड सेल्स फ्लैसिड स्टेट में आ जाती हैं, और जब वो फ्लैसिड स्टेट में आ जाती हैं तो आउटर वॉल और इनर वॉल के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, उसकी दोनों अंतः भित्तियाँ जो हैं वो एक दूसरे के नज़दीक आ जाती हैं और स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। सो दिस इज़ द हाइपोथेसिस विच वाज गिवन बाय मोल। लेकिन उसके बाद सायरे ने और स्कार्थ ने उन्होंने ये बताया कि गार्ड सेल्स में फोटोसिंथेसिस लाइट में होता है और स्टार्च का शुगर में परिवर्तन लाइट में और डार्क में शुगर का स्टार्च में परिवर्तन पीएच में चेंज के कारण होता है। लाइट में क्या होता है कि गार्ड सेल की सेल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फोटोसिंथेसिस में उपयोग हो जाता है जिसके कारण पीएच बढ़ जाता है। गार्ड सेल का जब पीएच बढ़ जाएगा तो स्टार्च शुगर में परिवर्तित हो जाएगा। Sugar will increase the osmotic pressure of the guard cell. Endosmosis takes place. The guard cell becomes turgid and the stomata will open. Whereas in dark, no photosynthesis occurs, that is, there is no utilization of carbon dioxide. Only respiration process takes place in dark. And as a result of respiration, carbon dioxide is emitted. This released carbon dioxide reduces the pH of guard cells, as a result of which whatever sugar is present in the guard cell gets converted into starch. And thus the water present or the solution present in the guard cell becomes diluted, resulting in the exosmosis, and by the release of water the guard cells become flaccid and the stomata get closed. लेकिन इसके बाद कुछ साइंटिस्ट यिंगतुंग ने 1948 में, स्टीवर्ट ने 1964 में भी ये बताया कि स्टार्च का शुगर में परिवर्तन जितना होता है वो स्टोमेटा गार्ड सेल के ऑस्मोटिक प्रेशर को चेंज करने के लिए पर्याप्त नहीं होता है. सो दे डिसएग्री द concept of conversion of starch into sugar and the sugar into starch hypothesis. बाकी हम अगले लेक्चर में करेंगे.